हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र अध्याय 8। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यमुना नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यमुना नदी यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपूर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीचे की ओर मंसूरी श्रेणी के पीछे इसमें टोंस नदी मिलती है। मसूरी श्रेणी से यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां यह एक चौड़े वक्र के रूप में बहती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए यह नदी दिल्ली, मथुरा एवं आगरा से होकर गुजरती है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में यमुना का गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदियां इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। याद रखिएगा, कौन सी नदी दाएं तट पर और कौन सी नदी बाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना की जो लंबाई है 1370 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्रफल लगभग 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश जल सिंचाई के उद्देश्य से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। चंबल नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जनापांव पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है तथा उत्तरोन्मुख होकर यह एक जो है महाखंड से बहती हुई कोटा पहुंचती है, राजस्थान पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध है, याद रखिएगा। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई इटावा के समीप यमुना नदी में यह मिल जाती है। चंबल जो है एक अध्यारोपित नदी है। यह अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। नेक्स्ट है गंडक नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। तो गंडक नदी किन धाराओं से मिलकर बनती है? तो दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से, जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। यह नदी मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में यह जाकर मिल जाती है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर से यह जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। किससे? तो मापचाचुंग हिमनद से। त्रिशूली, सेती, बेरी, शारदा, राप्ती और सरयू नामक सहायक नदियों से जो है सहायक नदियों से यह जल ग्रहण करने के उपरांत यह जो है सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। शारदा नदी काली या काली गंगा जिसे बोलते हैं, इससे मैदान में ये मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। याद रखिएगा, ये जो है आपका यमुना नदी तंत्र दिया गया है। तो जिसके पास पीडीएफ या बुक है, आप उसको ओपन कर लीजिए और एक बार इसको रिवीजन कीजिए। तो देखिए, ये वाला जो यहां से यहां का जो एरिया है, ये हिमालयी क्षेत्र है, 172 किलोमीटर। टोंस नदी ये है। यहाँ पे हथनी कुंड बैराज है, ये डाक पाथर है। यह जो है पश्चिमी यमुना नहर है। ये आपका तेजवाल बैराज है, ये पूर्वी यमुना नहर है। ये यमुना नगर है, ये पानीपत है, ये सोनीपत है, इधर बागपत है। ये जो है आपका ओखला बैराज है। देखिए, ये वाला एरिया जो है ऊपरी क्षेत्र का एरिया है 224 किलोमीटर, और इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये दिल्ली क्षेत्र है 22 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वजीराबाद बैराज है, ये दिल्ली है, फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है, पलवल है, इधर हिंडन नदी है, ये वाला, ये मथुरा है, आगरा है। ये वाला जो एरिया है जो 490 किलोमीटर का एरिया है, ये खनिज संसाधन क्षेत्रों से भरपूर है। यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन है। ये बनास नदी है, ये चंबल नदी है, ये काली सिंध नदी है, ये इटावा है, ये गंगा नदी है। ये जो है आपका इलाहाबाद है, ये हमीरपुर है, ये बेतवा नदी है। ये देखिए, ये संयुक्त रूप से जो है संयुक्त नदी क्षेत्र जो है इसका एरिया 468 किलोमीटर का है। और ये जो है आपका केन नदी है, ये आपका धसान नदी है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी इंपॉर्टेंट है।
कोसी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी के समीप है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन सनकोसी और पूरब से तमूर कोसी मिलती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें से अरुण प्रमुख है। सामूहिक रूप से इन्हें सप्तकोसी कहा जाता है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में जो है अवसाद लाकर क्या करती है, मैदानी भागों में जमा करती है। और इससे क्या होता है, मैदानी भागों में अवसाद जमा हो जाने से नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि नदी जो है अपना मार्ग बदल लेती है। भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। भयंकर बाढ़ों के लिए यह कुख्यात है। इस नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी भागलपुर के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद है रामगंगा नदी। रामगंगा गैरसैंण के निकट पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलने वाली छोटी नदी है। यह नदी शिवालिक को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है तथा उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में यह प्रवेश करती है। अंत में कनौज के निकट यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी फुलहर झील है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। इसके बाद है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है तथा भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में ये गिरती है। बराकर इसकी प्रमुख, बराकर याद रखिएगा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस नदी पर दामोदर घाटी निगम नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार एवं साली इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट बनकर रह गई है। दामोदर नदी से एडन नहर 1938 ईस्वी में निकाली गई थी, याद रखिएगा, एडन नहर। यह 65 किलोमीटर लंबा और 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। निम्नवलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। इसके बाद है सरदा या सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से, याद रखिएगा, जो सरयू नदी का उद्गम होता है नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई बराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है, जहां इसे काली या चाई कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है महानंदा नदी। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है वह है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में यानी फरक्का के पास गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद देखिए सोन नदी है। सोन नदी गंगा के दक्षिण यानी दाहिने तट पर सोन जो है एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के समीप रामनगर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित, याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। चेमायुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। यहां से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सांगपो किस क्षेत्र में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो तिब्बती के शुष्क और समतल मैदान है जो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इन्हें जो है यहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ शोधक, प्यूरिफायर होता है।
देखिए, सांगपो नदी की जो लंबाई है सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग जो है भारत से बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए मध्य हिमालय में नामचा बारवा पर्वत, ठीक है, नामचा बारवा पर्वत के निकट एक गहरी कंदरा या गॉर्ज का निर्माण करती है। यहां से यह एक प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम से यह नदी भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे यहां पे जो है इसे दिहांग कहा जाता है। इस नदी को दिहांग कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सियांग और लोहित मिलती हैं तथा इसके बाद यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आगे यह पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती है। उसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात यह दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां इनका संयुक्त अपवाह जमुना कहलाता है। अंत में यह नदी पद्मा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल के खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, जिया भरेली और तीस्ता है, जबकि दक्षिणी सहायक नदियों में बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, दिहांग और कंपिली नदियां सम्मिलित हैं। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं जो मैप दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं ताकि आप एक बार इसको अच्छे से एनालिसिस कर पाए। देखिए, ये जो है ये पूरी जो एरिया ये वाला देखिए, ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का है। यहां से निकलता है चेमायुंग डुंग हिमनद से सांगपो, इधर सांगपो कहलाता है। आपको कमेंट करके बताना कि सांगपो ये सांगपो जिस नाम से जाना जाता है, जिस नदी को वो किस एरिया में सांगपो नदी ये कहलाती है। इसके बाद देखिए, ये है नयांग्क्यू, ये सुबनसिरी, इधर दिहांग है, ये पासी घाटी है। यहाँ पे ये जो देखिए यारलुंग सांगपो है, ठीक है, दिबांग है, ये इधर से जो आती है बूढ़ी दिहांग आती है, ये लोहित नदी है, ये माजुली द्वीप है यहीं पे ये वाली, और ये रंगा नदी है, ये धनसिरी है, ये जिया भरेली है, ये तेजपुर है, और ये कपिली है, ये गुवाहाटी है, ये पुथीमारी है, ये मानस है, ये तिरुपकई है, तिपकई है, और ये संकोश, ये धुबरी है, ये तीस्ता नदी है, ठीक है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक, और ये जमुना है, ये गंगा है, ये पद्मा है और ये मेघना है। तो एक बार आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं। जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अवसाद बहकर जो है इसमें आ जाता है। इस नदी के मार्ग में बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह है माजुली, याद रखिएगा। और इस नदी में जल का आयतन सर्वाधिक है तथा यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में, तीस्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, मेघना बांग्लादेश में उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली भारतीय नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है, याद रखिएगा। इसके बाद संकोश नदी। संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में ये जाकर मिल जाती है। इसके बाद है तीस्ता नदी। यह ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है जो तिब्बत की नितामू झील से निकलती है तथा रंगपुर जिले यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक तीव्र नदी प्रवाह के साथ एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है। इसमें रंगित, रांगपो, सिवोक, रोंगजो, रयेंग जैसी हिमालयी सहायक नदियां एवं लीस, गीस,
सालदंगा जैसी मैदानी और सहायक नदियां, याद रखिएगा, मैदानी सहायक नदियां जो है आकर मिलती हैं और इसके तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। 1787 ईस्वी में आई आकस्मिक बाढ़ में इस नदी ने अपना मार्ग बदल दिया था। इसके पहले यह जो है गंगा नदी के साथ संगम करती थी। इसके बाद है रंगित नदी, रंगित रिवर। सिक्किम में अवस्थित इस नदी में बड़ी संख्या में छिपरिकाएं हैं। यह नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसके कछार कैपिंग हेतु जो इसके कछार हैं, इसके कछार कैपिंग के लिए उपयुक्त है। इसके बाद है मानस रिवर, मानस नदी। तिब्बत से निकलने वाली यह पूर्ववर्ती नदी है जो बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में ये प्रवेश करती है। लघु हिमालय में इसके प्रवेश के पश्चात अनेक नदियां जो है इसमें आकर मिलती हैं और इसके बाद यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। इसके बाद है सुबनसिरी नदी। यह ब्रह्मपुत्र की, सुबनसिरी जो नदी है ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग लंबा है। पर्वतों से निकलने के बाद ऊपरी असम के मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह लखीमपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद है धनसिरी नदी। यह नदी नागालैंड में स्थित लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। कौन सी? तो धनसिरी नदी। यह नागालैंड के दीमापुर और असम के गोलाघाट जिले में 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद है बराक नदी। यह नदी नागालैंड में माउंट जापो से निकलकर मणिपुर में दक्षिण की ओर बहती हुई कैंची मोड़ का निर्माण करती है। इसी नदी बेसिन में मासिनराम एवं चिरापुंजी स्थित है जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहा जाता है। बराक नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा से मिलती है और इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। इसके बाद है कालादान नदी। यह नदी मिजोरम के दक्षिणी भाग को अपवाहित करती है जहां यह दक्षिण की ओर बहती है तथा बंगाल के खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। इसके बाद है सुरमा नदी। यह मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों से निकलती है। इसका ऊपरी भाग बराक नदी कहलाता है। 1900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात यह पद्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो नदियां आती हैं उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है हिमालयी अपवाह तंत्र से यह प्राचीन है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों तथा बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, काली सिंध, केन, बेतवा और सो नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। प्रायद्वीप के प्रमुख नदी तंत्र हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसको याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का जो उद्विकास है इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। पहला है आरंभिक टर्शियरी काल। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का अवतलन या धंसाव हुआ जिससे यह भाग समुद्र तल से जो है नीचे चला गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मूल जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर नदियों की सामान्य सम्मिलित योजना में परिवर्तन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैप को देखेंगे। हिमालय में होने वाले हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी नदियां इन्हीं भ्रंश घाटियों में जो है अपवाहित हो रही है और अपरदित पदार्थ से मूल दरारों को भी ये भर रही हैं। इसीलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की जो है कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल के खाड़ी के इसका अपवाह है वो बंगाल के खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषताएं क्या है? पहला विशेषता है प्रायद्वीपीय नदियों की जो विशेषता है वो ये है कि ये अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और ये सदा नीरा नहीं है, यानी ये 12 मास यानी 12 महीने ये नहीं बहती हैं।
ये नदियां समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं जब समुद्र में गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों में से नर्मदा और तापी इसके अपवाद हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा जो तापी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये अपवाद में है, जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। विश्व की सबसे बड़ी एक्चुअरी सेंट लॉरेंस नदी की है। जब नदियों के मुहानों पर नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, तब इस प्रकार के समुद्र और नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुअरी कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। याद रखिएगा। देखिए यहां पे जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इसको मैप में दर्शाया गया है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये रहा सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ये है नर्मदा नदी, ये है हीराकुंड, ये है पंचेत, ये है दामोदर नदी, ये है महानदी नदी, और ये जो है आपका ये है नागार्जुन सागर, ये है आपका तुंगभद्रा, ये है तुंगभद्रा है, ये कृष्णा नदी है, ये कोयना है, ये गोदावरी नदी है, ये प्रवारा है, ये तापी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। और नीचे जो है पेन्नार है, ये मेंटूर है, ये कावेरी नदी है, ये पेरियार नदी है। देखिए इस तरह से जो इंडिकेट किया गया ये नदियां हैं, और जो इस तरह से इंडिकेट किया गया ये वाला बांध गोला से। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही प्राचीन भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय भारत है बहुत ही प्राचीन भूभाग है, इसीलिए इस क्षेत्र की नदियां जो है वृद्धावस्था में है, जो मुख्यतः वृक्षाकृतिक अपवाह तंत्र बनाती हैं। वृक्षाकृतिक अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की सभी नदियां अपने आधार तल पर पहुंच गई हैं, जिनमें अपनी घाटी को लंबवत काटने की उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। वर्तमान में ये नदियां जो है धीरे धीरे अपने किनारे को काट रही हैं, जिससे इनकी घाटियां चौड़ी होती जा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप इनके निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। संभवतः हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का जो ढाल है पूरब की ओर हो गया था। नर्मदा और तापी को छोड़कर से सभी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। याद रखिएगा, नर्मदा और तापी को छोड़कर, यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न बन रहा है, नर्मदा और तापी को छोड़कर शेष सभी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, और यही कारण है कि ये नदियां जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती हैं। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी और वैगई दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं तथा बंगाल के खाड़ी में ये जाकर मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढाल जो है उत्तर की ओर है, और विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं उत्तर की ओर ये बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। इनमें चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां प्रमुख है। हिमालयी नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि ये वर्षा की मात्रा पर निर्भर रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम होता है आपको याद रखना है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई है। सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है तथा महानदी पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बर, भवानी और काबिनी हैं। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है, प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं जिनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहला है महानदी, महानदी रिवर। यह एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहावा के निकट से निकलती है, छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी पूरब की ओर उड़ीसा से बहती हुई अपना जल पाराद्वीप यानी उड़ीसा के समीप बंगाल के खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी की जो लंबाई हो, इस जो दामोदर नदी
जो महानदी है इसकी जो लंबाई है 851 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। इस नदी की जो अपवाह द्रोणी है इसका 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। शिवनाथ, हंसदेव, मांड और ईब इसके बाईं ओर और जबकि जोंक, लोंग और तेल इसके दाईं ओर की जो है सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, जो महानदी है इसकी जो बाईं ओर और दाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तो शिवनाथ, हंसदेव, मांड और ईब इसके बाईं ओर और जोंक, लोंग, तेल इसके दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तो याद रखिएगा, महानदी पर। यह नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। इसके बाद है गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से निकलती है। दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा शेष उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वर्धा है, वेनगंगा है, मनेर है, सबरी है, पूर्णा है, मंजीरा है, दरना है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। वेनगंगा तथा वर्धा संयुक्त रूप से जो हैं इन्हें प्राणहिता कहते हैं। ताल है और मंजरा है, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियां सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी का, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी, याद रखिए, गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपद और जैकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल जैसे नासिक, त्रयंबकेश्वर, भद्राचलम और नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री और बालाघाट आदि प्रमुख नगर स्थित हैं। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री और कोसबूर को जोड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क मार्ग निर्मित किया गया है, जो अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। याद रखिएगा, देखिए, यह पोलावरम के दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, एक सुदृश्य जल प्रपात का निर्माण करती हैं। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहत डेल्टा का निर्माण करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन? कृष्णा नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कृष्णा नदी का जो विस्तार है कहां पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यह नदी लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, नाम है कोयना, तुंगभद्रा नदी, भीमा, मुंशी, डिंडी, घाट प्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी बांध निर्मित किया गया है। श्रीशैलम और नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 ईस्वी से चला आ रहा है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 1341 मीटर।
ऊंचाई, सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई यहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और यह जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है यह अपवाहित होती है। तो कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है, 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अपवाहित होती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से यह निकलती है और इसकी जो ऊंचाई है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की वो है 1341 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जो है दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां पर यह शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा जल स्तर कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी जो है लगभग वर्ष भर बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी सर्दी से वर्षा जल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ये जल ग्रहण कहां से करती है, तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है यहां से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान सर्दी में जो है ये वर्षा जल प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यह नदी जो है, यह नदी तमिलनाडु में कुडलालूर, ठीक है, कुडलालूर के दक्षिण में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जो है 3 राज्यों में विस्तृत है और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो है काबिनी है, भवानी और अमरावती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इस प्रपात के द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक बांध बनाकर कृष्णा राज सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों से होती हुई गॉर्ज है, गार्जो जलप्रपातों और हेयर पिन के समान अनेक मोड़ लेती हुई आगे बढ़ती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने से पूर्व यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के समीप एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। उपयुक्त बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। हेमवती, अर्कावती, काबनी, भवानी, तीर्था और अमरावती आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अमरावती नदी, नेक्स्ट जो है अमरावती नदी, यह कावेरी की सहायक नदी है। इसका उद्गम तमिलनाडु और केरल के सीमा पर होता है। इसकी लंबाई 175 किलोमीटर है। यह करूर जिले में कावेरी से मिलती है, लगभग 6000 एकड़ भूमि की सिंचाई करती है। अमरावती नदी बेसिन का अत्यधिक औद्योगिकरण होने के कारण यह नदी जो है अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका कारण है, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसका प्रमुख कारण है कि यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसीलिए इसमें अवसाद का अभाव होता है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद भड़ौच के निकट में कैम्बे की खाड़ी में जा मिलती है तथा 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है इसी नदी पर बनाई गई है, याद रखिएगा। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, जिनमें से कह सकते हैं कि अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इसके बाद है तापी या ताप्ती नदी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। यह नदी अरब सागर में ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी जो लंबाई है बहुत कम है। पश्चिम दिशा में बहने वाली यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है जो 724 किलोमीटर लंबी यह नदी जो है लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। इसके अपवाह क्षेत्र का सबसे ज्यादा जो है 79% भाग महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी। लूनी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है।
यह नदी पुष्कर झील से दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, सरस्वती और साबरमती के रूप में, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहां से यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। तलवाड़ा तलवाड़ा तक जो है यह पश्चिम दिशा में बहती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण यानी दलदली क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। इसे लवणकारी नदी के नाम से भी जानते हैं। घगर, लूनी, रूपेन, सरस्वती और बनास नदियां अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। अंतःस्थलीय प्रवाह नदियां ऐसी नदियां जो समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती तथा स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, ये अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती है। नेक्स्ट है काली नदी। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तरी कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। इसके बाद है हगरी या वेदावती नदी। तुंगभद्रा की सहायक हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए, यह जो नदी है वेदा और औथी नदियां सहाद्री से मिलकर पूरा के समीप आपस में मिलकर वेदावती कहलाती हैं। इसके बाद है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात के खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। मुंबई में स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से मीठी नदी उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी जो है अधिप्रवाह के कारण मिल जाता है और यह 18 किलोमीटर दूरी तय कर माहिम खाड़ी के समीप अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है बहुत अधिक संकीर्ण है, नैरो है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई अत्यधिक कम है। पहला है शरावती नदी। यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। गरसोपा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे भव्य जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं साबरमती, जल ग्रहण क्षेत्र है 21,674 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद माही, इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 34,842 किलोमीटर। ढाढर, इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 2,770 वर्ग किलोमीटर। कालिंदी, इसका 5,189 किलोमीटर। शरावती जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2029। भरतपुझा, इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5,397 और पेरियार, इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 5,243 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी घाट के अखंड जल विभाजक क्षेत्र में 13 किलोमीटर चौड़ा एकमात्र पलक्कड़ दर्रा है, जिसे पाल घाट दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, शत्रुंजी नदी अमरेली जिले में डलकहवा से निकलता है। ठीक है, जो शत्रुंजी नदी है कहां से निकलती है तो अमरेली जिले में डलकहवा से। भद्रा नदी राजकोट जिले की अनियाली गांव के निकट से निकलती है, अनियाली गांव। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। नासिक जिले में त्रयंबकर पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई से वैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी है और जुआरी है। मांडवी नदी के बारे में देख लेते हैं और जुआरी नदी। देखिए, मांडवी नदी जो है यह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर है। कर्नाटक में 35 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर और गोवा में 45 किलोमीटर। इसके बाद है जुआरी नदी। यह गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जो एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित है, हेमद बरसम में है। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित है, हेमद बरसम में है। इस नदी की कुल लंबाई 92 किलोमीटर है, यानी 92 किलोमीटर है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा, अनामलाई पहाड़ियों से निकलती है, जिसे पुनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है।
इसके बाद है पेरियार। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी माना जाता है, क्योंकि यह पीने का पानी जो है उपलब्ध करवाती है। यह नदी जो है पीने के पानी के रूप में उपलब्ध कराती है। केरल की अन्य महत्वपूर्ण नदी जो है वो है पंबा या पंपा, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बनाड झील में मिल जाती है। पूरब की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखिएगा, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेनार और पलार और वैगई प्रायद्वीपीय भारत की ये महत्वपूर्ण छोटी नदियां हैं। सुवर्ण रेखा नदी जो है यह झारखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात यानी हुंडरू जलप्रपात के रूप में गिरती है। प्रपात के रूप में गिरने के बाद इस नदी का बहाव पूरब की ओर हो जाता है। यह पश्चिम बंगाल में तलसारी नामक स्थान पर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, पेनार है और पलार है। तो मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करा देता हूं। जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो साबरमती है, माही है, ढाढर है, कालिंदी है, सरावती है, भरतपुजा है और पेरियार है। और पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, पेनार है और पलार है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की जो तुलना है इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक तरफ हिमालय नदियां और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियों का जो है डेटा दिया गया है। जो हिमालय नदियां का उद्गम स्थल है ग्लेशियर के जो हिमनद है या ग्लेशियर जो है इनसे ढके हिमालय पर्वत से होता है। और प्रायद्वीपीय नदियां का जो उद्गम होता है प्रायद्वीपीय पठार या मध्य उच्च भूमि से। प्रवाह की प्रवृत्ति जो है, हिमालय जो नदियां हैं ये 12मासी हैं, हिमनद और वर्षा से ये जल प्राप्त करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये मौसमी है, मानसूनी वर्षा पर ये निर्भर करती हैं। हिमालय नदियां जो हैं इनके जो अप्रवाह के जो प्रकार है, पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में ये वृक्षाकार प्रारूप में बहती हैं, इनका जो आकार है। और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं अध्यारोपित पुनर्विवर्णित नदियां अरिये व आयताकार प्रारूप बनाते हुए ये बहती हैं। नदी की जो प्रकृति है, हिमालय नदियों का लंबा मार्ग है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियां अभिशीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण, मैदान में जलमार्ग बदलना और विसर्ग बनाना, ये इनकी प्रकृति है। प्रायद्वीपीय नदियां का जो प्रकृति है क्या है? तो सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग का अनुसरण करना। जल ग्रहण क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय नदियां जो है बहुत बड़ी द्रोणी है। ये जो जल ग्रहण क्षेत्र इनकी जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी द्रोणियां का निर्माण होता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी है। देखिए जो हिमालय नदियां हैं इनकी जो आयु है इन नदियों की युवा भी है, क्रियाशील और घाटियों को ये गहरा मतलब की करती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी जो आयु है प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां हैं, यानी ये बूढ़ी नदियां हैं जो अपने आधार तल तक ये पहुंच चुकी हैं। याद रखिएगा। और यहां पे देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदियां हैं, गोदावरी है, स्रोत क्या है? तो नासिक के त्रयंबकर पठार के समीप से ये निकलती है, लंबाई 1465 किलोमीटर। मुख्य सहायक नदियां हैं मंजरी है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, सबरी है और प्राणहिता है। कृष्णा नदी का जो स्रोत है महाबलेश्वर के समीप है, लंबाई है 1400 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां जो है इसके कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है और मुनेरू है। नर्मदा का जो स्रोत है अमरकंटक पठार है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से। लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं हिरण है, ओरसांग है, वरना है, कोलार है, बुरहरनार है और इसके बाद जो है आपका तावा कुंडी है। तो देखिए नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं हिरण, ओरसांग, वरना, कोलार, बुरहरनार, तावा कुंडी। महानदी की जो स्रोत है दंडकारण्य पठार है, इसकी जो लंबाई है 857 किलोमीटर है। और मुख्य सहायक नदियां हैं ईब है, मंद है,
हासदेव है, शिवनाथ, ओग, जोंक, तेल है। कावेरी जो है इसका स्रोत ताल कावेरी है, लंबाई 800 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदियां जो है हेरांगी है, हेमवती है, लाके पावड़ी है, सिमसा है, अर्कावती है, काबिनी है, भवानी है, अमरावती है। तापी जो है इसका स्रोत जो है उद्गम स्रोत बैतूल जिले में मुल्ताई मध्य प्रदेश, लंबाई 724 किलोमीटर। जो मुख्य सहायक नदियां हैं पूर्णा है, बैतूल है, पाटकी है, इसके बाद देखिए गांजल है, धातरंज है, बोकाड है और अमरावती है। तो एक दो बार इसे खुद से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम लोग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में यानी यहां से जो है कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज में और चैनल ग्रुप में जो है जो चैनल है हम लोग का, वहां पे इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।